जब कोई अपराधी अपराध करता है तो सबूतों का खात्मा कर देता है जिससे वो सजा से बच सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा अपराधी देखा या उसके बारे में सुना है जो जुर्म करने के बाद खुद सबूत देता हो और पुलिस को पकड़ने की चुनौती देता है? पुलिस के साथ आंख मिचौली करने का उसे शौक है। नमस्कार, अंकुश हूं मैं और आप देख रहे हैं मैं हूं खलनायक। आज हम जिस अपराधी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस साइको किलर के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देता था, और इस साइको किलर का नाम है चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा, इसके बारे में कहा जाता है कि उसने कम से कम 40 कत्ल किए और इन सभी हत्याओं में से कुछ ही दुनिया के सामने आए। इन हत्याओं का तरीका देखकर आपको समझ आएगा कि चंद्रकांत झा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि लाश के टुकड़े टुकड़े करता और अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक देता था। फिर पुलिस को चैलेंज करके डंके की चोट पर कहता था कि हिम्मत हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। नाम चंद्रकांत झा, जन्म मधेपुरा बिहार। वो किलर नहीं, कसाई है। उसने की 40 से ज्यादा हत्याएं। वो पुलिस को सिर कटी लाशों का तोहफा देता था। तिहाड़ के बाहर फेंक देता था सिर कटी लाशें। चिट्ठी लिखकर करता था पुलिस को चैलेंज। सीरियल किलर चंद्रकांत झा की क्राइम कुंडली। चंद्रकांत झा बिहार के मधेपुरा जिला के गोसाई गांव का रहने वाला था। उसकी मां टीचर थी और पिता नहर विभाग में काम करते थे। चंद्रकांत के अलावा उसके 5 भाई और थे। चंद्रकांत की शिकायत थी कि उसके माँ बाप ने बचपन में उसका ख्याल नहीं रखा। माँ बाप ने उसके खाने पीने और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसके अंदर अपने माँ बाप को लेकर नफरत पैदा होने लगी, जो आगे बढ़ती ही गई। साल 1990 में वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया, जहां आजादपुर मंडी में वो अपने गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। वहां वो सब्जी बेचने का काम करता था। जब वो सब्जी बेचने का काम कर रहा था तब पुलिस ने उसे बहुत परेशान किया था। एक बार आजादपुर मंडी में पंडित नाम के एक आदमी से चंद्रकांत झा की हाथापाई हो गई। चंद्रकांत के हाथ में उस समय सब्जी काटने वाला चाकू था, जो गलती से पंडित की हथेली में लग गया और उसकी हथेली से खून बहने लगा। पंडित ने इस बात को लेकर चंद्रकांत की पुलिस में शिकायत कर दी, जिससे पुलिस ने चंद्रकांत को जेल में डाल दिया। साथ ही साथ पुलिस ने चंद्रकांत की पत्नी को भी जेल में डाल दिया, जबकि उसकी पत्नी उस समय घटना वाली जगह पर मौजूद भी नहीं थी। चंद्रकांत इस बात से बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोच लिया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो पंडित से इसका बदला जरूर लेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में आए एक फोन कॉल से। 20 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब दिल्ली पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का फोन कॉल आता है। अनजान व्यक्ति इस फोन कॉल पे बताता है कि उसने दिल्ली की तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक व्यक्ति की लाश रखी है। इस खबर को सुनकर दिल्ली पुलिस हरकत में आ जाती है, और जब दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। गेट नंबर 3 के सामने लकड़ी से बनी एक टोकरी रखी गई थी। टोकरी को बहुत अच्छे तरीके से कस के बांधा गया था। जब टोकरी को खोला गया तो पुलिस को सच में एक लाश मिली। लाश को पहले अखबार और उसके बाद कपड़े और प्लास्टिक में लपेटा गया था, ताकि खून बाहर ना बह सके। लाश किसी 28-30 साल के व्यक्ति की थी और उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक अंडरगारमेंट था। साथ ही साथ लाश का सिर भी गायब था। पुलिस को उस टोकरी में एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें पुलिस के लिए गालियां लिखी हुई थी। चिट्ठी में कातिल ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। साथ ही चिट्ठी में कातिल ने यह भी लिखा था कि अब तक वो नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन इस बार उसने हकीकत में कत्ल किया है। साथ ही दावा भी किया कि साल 2003 के नवंबर महीने में उसने एक कत्ल करके तिहाड़ जेल के बाहर फेंका था, पर पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और ना ही अब बिगाड़ पाएगी।
पुलिस इस केस को एक सामान्य घटना समझकर चल रही थी, पर पुलिस तब हैरान हो गई जब उसे पता चला कि सच में 20 नवंबर 2003 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर एक लाश मिली थी। उस लाश को भी रस्सियों से बांधकर अखबार और प्लास्टिक से लपेटा गया था और सबसे खास बात यह थी कि लाश का सिर भी गायब था। उस केस की जांच पड़ताल की गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास लग नहीं पाया और केस बंद हो गया था। 20 अक्टूबर 2006 वाली घटना के कुछ दिनों बाद चिट्ठी की कुछ बातें एक अखबार में छप गई, जैसे कि पुलिस को गाली देना और खुद को पकड़ने के लिए पुलिस को खुली चुनौती देना। जब आम आदमी तक ये खबर पहुंची तो लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। घटना से लोगों को लगने लगा कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक सीरियल किलर खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि लाश बिना सिर के थी, जिससे ये जान पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये लाश किसकी है। पुलिस अब तक लाश की पहचान नहीं कर पा रही थी, तो कातिल तक पहुंचना तो नामुमकिन सा लग गया था। अब देश की राजधानी में हर कोई दहशत में था और सवाल एक ही था, जिस तिहाड़ जेल में सुरक्षा इतने हाई लेवल की है, वहां कातिल लाश रखकर जाता है। वो कातिल कितना बेखौफ होगा, न जाने अगला नंबर किसका होगा। अब पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। पुलिस तुरंत उस पीसीओ पर पहुंची जहां से पुलिस को उस अनजान आदमी का कॉल आया था। वो पीसीओ तिलक नगर में था। पुलिस पीसीओ के मालिक से पूछताछ करने लगी कि अब तक कौन कौन तुम्हारी पीसीओ पर फोन करने आया था। पीसीओ वाले ने पुलिस को बताया कि अब तक तो यहाँ सिर्फ एक ही आदमी कॉल करके गया है। उसने पुलिस को उस व्यक्ति की कदकाठी बताई। फिर पुलिस ने उसकी मदद से फोन करने वाले उस अनजान व्यक्ति का स्केच भी बनवाया। चिट्ठी से ये बात पता चली कि चिट्ठी में कुछ शब्दों की लिखावट ऐसी थी जो कि बिहार के लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी पहली लाश की जांच चल ही रही थी। 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक और लाश मिल गई। पहली लाश की तरह इसे भी कपड़ों से लपेटा गया था और रस्सियों से कसकर बांधा गया था। पुलिस रस्सियों को खोलने का प्रयास कर रही थी, पर रस्सी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहां इकट्ठी हुई भीड़ में से एक युवक बाहर आया और उसने पुलिस से कहा कि साहब मैं खोल देता हूं। उसने एक चाकू से रस्सियों को काट दिया और वो वहां से चला गया। इस लाश का सिर भी गायब था, साथ ही लाश के दोनों हाथ और पैर भी गायब थे। कातिल ने इस लाश के साथ कोई चिट्ठी नहीं रखी थी। लाश को बांधने का पैटर्न पहली लाश के जैसा ही था, यानी कातिल एक ही था। इस लाश के कुछ हिस्से 30 हजारी कोर्ट के बाहर पाए गए। हत्यारे को ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। बिना सिर के व्यक्ति की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। अगर व्यक्ति की पहचान हो जाती तो पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ते हुए कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती, पर अफसोस ऐसा नहीं था। एक बात और थी, उस समय दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। अगर होते तो कातिल इतनी आसानी से लाश को तिहाड़ जेल के बाहर रखे आजाद नहीं घूम रहा होता। 18 मई 2007 को दिल्ली पुलिस को एक लाश और मिलती है। इस लाश का हाल भी पहले मिली दोनों लाशों की तरह ही होता है। इस लाश के साथ में दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें कातिल खुद के ऊपर इनाम रखवाने की बात करता है। इस लाश के साथ मिली चिट्ठी में कातिल लिखता है कि जब तक वो साल में 6-7 कत्ल नहीं कर लेता, उसका दिमाग खराब रहता है। साथ ही चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पुलिस ने उस पर नाजायज केस लादकर उसे ऐसा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। उसने आखिर में लिखा था कि वो तोहफे और भी भेजता रहेगा। तुम लोगों का जीजाजी प्लस दामाद सीसी। पुलिस की एक बेहतरीन टीम उस सीसी नाम के सीरियल किलर को पकड़ने में लगी हुई थी। पुलिस को अपने तफ्तीश में यह पता चला कि साल 1998 में भी ऐसी ही एक लाश उन्हें मिली थी, जिसके हाथ, पैर और सिर गायब थे। साल 1998 में ही पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था, पर सबूतों के अभाव के चलते उस व्यक्ति को 2002 में छोड़ना पड़ गया। पुलिस ने पीसीओ वाले की मदद से जो स्केच बनवाया था, उस स्केच को अपने मुखबिरों को देकर दिल्ली में कई इलाकों में उस स्केच वाले हुलिया के व्यक्ति को ढूंढने में लगा दिया। जल्द ही पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड भी मिली। एक मुखबिर ने बताया कि आजादपुर मंडी में एक डॉक्टर बैठता है और उससे मिलने एक आदमी आता जाता रहता है, जिसका हुलिया उस स्केच से मिलता है। वो बिहार का रहने वाला है। पुलिस की स्पेशल टीम उस डॉक्टर की तलाश में जुट गई और आखिरकार पुलिस को उस डॉक्टर के बारे में पता चल गया। पुलिस आजादपुर में उस डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि स्केच वाले आदमी का नाम चंद्रकांत झा है।
चंद्रकांत की 5 बेटियां हैं और उसकी 5 बेटियों की डिलीवरी उसी डॉक्टर ने कराई थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि चंद्रकांत झा ने एक बार किसी विवाद के चलते उसके साले को भी जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो मैं सही समय पर अपने साले के पास पहुंच गया, नहीं तो उस दिन मेरे साले का खेल खत्म हो जाता। पुलिस ने डॉक्टर के साले को थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया। उधर चंद्रकांत झा और डॉक्टर के बीच जिस मोबाइल नंबर से बात हुई थी, पुलिस उसे ट्रेस करने में लग गई। मालूम चला कि वो मोबाइल नंबर अलीपुर इलाके का है। डॉक्टर के साले ने पुलिस को बताया कि चंद्रकांत झा के पास स्कूटर वाला एक रिक्शा है। इन सारी कड़ियों को जोड़कर पुलिस आखिरकार चंद्रकांत झा को पकड़ने में कामयाब हो गई। चंद्रकांत झा को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस इस दरिंदे को गिरफ्तार तो कर चुकी थी, पर अभी भी इसे दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पुलिस इंटेरोगेशन में चंद्रकांत के चेहरे पर डर नहीं था। वो इतना बेखौफ था कि एक पत्रकार ने उससे पूछा कि तुमने ये 4 कत्ल क्यों किए, तो चंद्रकांत ने जवाब दिया कि आपको कैसे पता मैंने 4 कत्ल किए हैं, हो सकता है कि 4 से ज्यादा कत्ल किए हों। चंद्रकांत के गांव वालों का कहना है कि चंद्रकांत ने 40 से ज्यादा कत्ल किए होंगे। उसके गांव वालों का कहना है कि वो शुरुआत से ही सनकी दिमाग का था। चंद्रकांत ने अपने गांव में 2 लोगों को जान से मार दिया था। इनमें से एक कुफरी दास को उसने जमीनी विवाद के चलते मार दिया था और दूसरे व्यक्ति मुरलीधर को उसने दिल्ली में मार दिया था। अपने गांव के रहने वाले एक व्यक्ति गुड्डू को चंद्रकांत दिल्ली के हैदरपुर वाले कमरे पर ले गया। वहां उसने पहले से ही 3 लोगों को कैद करके रखा हुआ था। उन तीनों की स्थिति देखकर गुड्डू की हालत खराब हो गई। तीनों को रस्सी से कसकर बांधा गया था। तीनों चिल्ला ना सके इसके लिए मुंह को कपड़े से बांध दिया था। उनमें से एक के होठ धागे से सिल दिए थे। चंद्रकांत ने गुड्डू से कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी यही करने के लिए यहाँ लाया हूँ। इसके बाद चंद्रकांत उन तीनों लोगों की फोटो खींचने लगा। गुड्डू ने चंद्रकांत से कहा कि जब तुम मुझे मारने के लिए लाए ही हो तो क्यों ना मुझे कुछ खिला दो। चंद्रकांत जब खाना लेने के लिए कमरे से बाहर चला गया तो गुड्डू ने तीनों की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर दिया और चारों लोग वहां से भाग निकले। गुड्डू अपने साथ चंद्रकांत का कैमरा भी ले भागा। जब नेटफ्लिक्स के इंडियन प्रेडेटर सीरीज आई तब उस कैमरे की फोटोज दुनिया के सामने आई। यहाँ तक कि उन फोटोज के बारे में पुलिस को भी पता नहीं चल पाया था। उस समय चंद्रकांत के डर से उन फोटोज को बाहर लाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई। बाद में उन तीनों की हत्या हो गई जो उस दिन चंद्रकांत के कैद से भाग निकले थे। चंद्रकांत अपने शिकार से पहले दोस्ती करता, उन्हें छोटे भाई की तरह रखता, उनकी देखभाल करता और उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाशों को एकदम सुबह या फिर रात में ले जाकर फेंक दिया करता था। एक बार दिल्ली में चंद्रकांत की लड़ाई एक अपराधी से होती है। उस अपराधी ने चाकू से चंद्रकांत पर वार कर दिए। इसके बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और अपराधी को मौत के घाट उतारकर बदला पूरा किया। चंद्रकांत ने दिल्ली में 2 जगह किराए पर मकान ले रखे थे। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अलीपुर में रहता था, पर कत्ल हैदरपुर वाले कमरे में करता था। चंद्रकांत झा ने कैसे किया अनिल मंडल का कत्ल? 20 अक्टूबर 2006 को जो लाश मिली थी वो अनिल मंडल नाम के व्यक्ति की थी। चंद्रकांत ने अनिल को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उससे बिना पूछे उसकी लड़की को बाहर घुमाने लेकर चला गया था। चंद्रकांत ने अनिल को अपने कमरे पर ले जाकर रस्सी से उसका गला घोट दिया, फिर उसके कई अंग काट दिए। इसके बाद अनिल की लाश और बहते खून को देखकर ही उसने कमरे में बैठकर खाना खाया। फिर वो अनिल के धड़ को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फेंक आया। चंद्रकांत से जब पुलिस ने पूछा कि तुमने अनिल के सिर का क्या किया, तो उसने बताया कि अनिल को मोक्ष दिलाने के लिए उसने उसके सिर को यमुना नदी में फेंक दिया। चंद्रकांत झा ने उपेंद्र को कैसे उतारा मौत के घाट? 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के बाहर जो लाश मिली वो उपेंद्र नाम के एक व्यक्ति की थी। पुलिस के पूछने पर चंद्रकांत ने बताया कि उपेंद्र के चाल चलन ठीक नहीं थे। एक दिन उपेंद्र से उसकी फोन पर बहस हो गई थी। इन्हीं बातों पर उसे गुस्सा आया और उसने उपेंद्र को मारकर उसके बिना सिर वाली बॉडी को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फेंक दिया। उसने पुलिस को बताया कि आप लोग रस्सी खोल नहीं पा रहे थे, तब मैंने ही भीड़ से निकलकर रस्सी काटी थी। चंद्रकांत ने उपेंद्र की एक टांग शालीमार बाग मंदिर तो दूसरी टांग को स्वरूप नगर में फेंक दिया और उपेंद्र के हाथ को 30 हजारी कोर्ट के बाहर फेंक दिया। अनिल मंडल की तरह ही उपेंद्र को मोक्ष दिलाने के लिए उसने उसके सिर को यमुना में फेंक दिया।
दलीप को कैसे कातिल चंद्रकांत झा ने बनाया शिकार। तिहाड़ जेल के बाहर जो तीसरी लाश मिली थी वो दलीप की थी। उसने कहा कि दलीप मांसाहारी था और बात बात पर झूठ बोलता रहता था। उसने पुलिस को बताया कि उसे मांस खाने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। दलीप की इन्हीं आदतों की वजह से उसे दलीप पर गुस्सा आ गया और उसने उसे मार दिया। उसने दलीप के दोनों हाथों को काट कर 30 हजारी कोर्ट के बाहर फेंक दिया। उसने दोनों पैर को किशनगंज और सिर को गाजियाबाद में फेंक आया। पुलिस ने चंद्रकांत से सवाल किया कि तुम्हें ऐसी क्या समस्या थी कि तुम लाशों को ले जाकर तिहाड़ जेल के बाहर फेंक आया करते थे। तो चंद्रकांत ने बताया, जब वो जेल में था तब एक हवलदार ने कैदियों के सामने उसे नंगा कर दिया था, जिससे उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसे जेल में खाना भी कम ही मिलता था। इन्हीं बातों से वो हवलदार से चिढ़ा हुआ था। हवलदार से बदला लेने के लिए वो लाशों को वहीं फेंकता था जहां उस हवलदार की ड्यूटी होती थी। पुलिस ने चंद्रकांत झा से सवाल किया कि आखिर तुम चिट्ठियों के अंत में सीसी क्यों लिखते थे। तो चंद्रकांत ने बताया कि मैं खुद को चंद्रमा समझता हूं और सीसी का मतलब है चंद्रमा चंद्रकांत। पंडित वही आदमी था जिसकी दिल्ली पुलिस को लाश 1998 में मिली थी। इस हत्या के चलते दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते दिल्ली पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा था। जेल से छूटते ही चंद्रकांत ने शेखर नाम के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। उसका सिर भी गायब था। शेखर की लाश दिल्ली पुलिस को अलीपुर में एक कॉलेज के पास मिली। शेखर के कत्ल की वजह उसका शराब पीना और झूठ बोलना था। साल 2003 में ही उसने उमेश और साल 2005 में उसने गुड्डू की हत्या कर दी। चंद्रकांत झा ने अपनी चिट्ठी में 2003 वाली जिस हत्या का जिक्र किया था वो हत्या उमेश की हुई थी और उसकी लाश ही तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर मिली थी। चंद्रकांत अपने गुनाहों को पुलिस के सामने कबूल तो कर रहा था, पर पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये शातिर आदमी कोर्ट में जाकर जरूर पलट जाएगा। कोर्ट में उसे दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जरूरी थे और सबूत जुटाने के लिए पुलिस की जांच का केंद्र बनी यमुना नदी, जहां उसने कई लोगों के कटे हुए सर फेंक दिए थे। पुलिस उन खोपड़ियों की तलाश करने के लिए चंद्रकांत के साथ यमुना नदी पहुंच गई। उन खोपड़ियों को ढूंढने के लिए गोताखोर लगाए गए। आखिरकार पुलिस को एक सिर मिल गया। पुलिस ने सिर और लाशों के टुकड़ों को डीएनए जांच के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस चंद्रकांत झा के हैदरपुर वाले कमरे पर गई। पूरे कमरे से बदबू आ रही थी। वहां से पुलिस को 3 बड़े बड़े चाकू मिले। फर्श पर सूख चुकी खून की कुछ बूंदें मिली। चंद्रकांत झा का वो मोबाइल फोन भी मिला जिसे पुलिस ट्रैक कर रही थी। सारे सबूतों के फोटो लिए गए और वीडियो भी बनाई गई। लाशों के साथ मिली चिट्ठियों से चंद्रकांत झा की हैंडराइटिंग की मिलान भी कराई गई, जिससे ये पता चल गया कि वो चिट्ठियां चंद्रकांत झा ने ही लिखी थी। चंद्रकांत झा पर कई हत्याओं के आरोप थे, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते चंद्रकांत झा को केवल अनिल मंडल, उपेंद्र और दलीप की हत्या में ही दोषी साबित किया गया। साल 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार दिया। चंद्रकांत को एक साथ उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद्रकांत झा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। चंद्रकांत झा उसी तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। चंद्रकांत झा ने अपने एक बयान में कहा था कि उसने गीता में पढ़ा है, गलत व्यक्ति को मारना पाप नहीं है। कुछ ऐसे काम भी हैं जो गलत होने के बाद भी गलत नहीं होते। चंद्रकांत की नजरों में उसने जिसे भी मारा वो सभी गलत और पापी इंसान थे। उन्हें मारकर उसने कोई गलत काम नहीं किया। निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारकर कानून अपने हाथ में लेना और उन हत्याओं का कोई अफसोस भी ना होना, ये सब हैवान होने की निशानियां हैं और चंद्रकांत किसी हैवान से कम नहीं है। मैं हूं खलनायक में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और खलनायक के साथ। जय हिंद।